हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट इंद्रदेव और आप देख रहे हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल ट्रिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स को। तो इस बीपीएससी मेंस के आंसर राइटिंग श्रृंखला में आज मैं फिर से एक नया क्वेश्चन, एक अलग हट के क्वेश्चन है ये, मुगल काल से संबंधित। अ, क्योंकि वर्तमान में देखा जा रहा है कि इस नोटबंदी के प्रभाव के कारण अर्थव्यवस्था पर बहुत काफ़ी प्रभाव पड़ा है। तो मैंने उसी के हिसाब से ये क्वेश्चन लाया है कि मुगल काल में बाजार और मौद्रिक प्रणाली के बारे में। तो हम आज इसी क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि पैटर्न के अनुरूप है। वर्तमान सिचुएशन में ये लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, तो मैंने इसीलिए दिया है। अगर जैसा हो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आइए हम आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन हमने देखा, क्वेश्चन आपने देख लिया होगा कि मुगल काल में बाजार एवं मौद्रिक प्रणाली पर एक टिप्पणी है। सिर्फ टिप्पणी लिखना है, ठीक है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो हम आइए आंसर देखते हैं क्या है। मुगल काल में भी व्यापार एक महत्वपूर्ण व्यवसाय था। वस्तुतः हमारे देश में व्यापार की परंपरा बहुत प्राचीन है। इस लंबे काल में भारतीय समाज में व्यापारियों की एक अपनी जाति वैश्य बन गई थी। उत्तर में गुजराती और मारवाड़ी और दक्षिण में चट्टी समुदाय अपने वाणिज्य व्यापार में अभी भी लगा हुआ है। व्यापार में मंडियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमारे अध्ययन काल यानी कि 1550 से 1750, जो हम मुगल काल देख रहे हैं, में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाजार लगते थे जहां व्यापार होता था। गांवों में खाद्यान्न एवं व्यापार का अन्य चीजों का उत्पादन होता था। ये गांव ही शहरों को खाद्यान्नों की पूर्ति करते थे, जैसा कि हर सभ्यता में होता है। वर्तमान में भी ये होता है कि गांव वाले ही शहरों में जो खाद्यान्न होता है, आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े शहर हैं आसपास में, यही सब खाद्यान्न की आपूर्ति होती है। जैसे आप दिल्ली ले लीजिए तो आसपास में आप देख सकते हैं, पंजाब देख सकते हैं, हरियाणा देख सकते हैं, इधर उत्तर प्रदेश देख सकते हैं। ये सब क्या है, राजधानी, मेन राजधानी को जो खाद्यान्न की आपूर्ति होती है, पहले भी यही होता था, वर्तमान में भी हमेशा यही होते रहता, ठीक है। इसलिए आपको बेसिक चीजें लेकर के चलनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। खाद्य सामग्री के अतिरिक्त गांव शहरों के कच्चा माल जैसे कपास, नील आदि भी सुलभ कराते थे। इनसे शहरों में माल तैयार होता था जिसका वितरण देश एवं देश के बाहर भी होता था। यह व्यापार गांव के बनियों एवं बंजारों के हाथों में था। ये लोग खाद्यान्नों को स्थानीय मंडियों या कस्बों के बाजारों में पहुंचाते थे। गांव के धनिक किसान भी स्वयं अपने अतिरिक्त उत्पादन को निकट के कस्बों या शहरों के मंडियों में ले जाते थे। कुछ बड़े बड़े गांवों में या कई गांवों के बीच बने कटरे में भी मंडियां होती थी। इन मंडियों में ग्रामीण अपनी उपज की बिक्री के साथ साथ नमक, मसाले, धातु की चीजें तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं भी खरीदते थे जो गांव में सुलभ नहीं थी। कुछ चीजों का चलंत व्यापार घोड़े की पीठ पर बैठकर भी चलाया जाता था। उस काल में फेरी वाले या घुमंतू दुकानदार सामान्यतः दिखलाई पड़ते थे, जो कि अभी भी वर्तमान में भी दिखलाई पड़ते। आगे देखते हैं। प्राय सभी प्रमुख नगरों में कई बाजार होते थे। इनमें से एक प्रधान बाजार होता था। उदाहरण के लिए, जैसे कि फायर ने लिखा है कि चुंगी घर और टकसाल के बीच एक बाजार था जिसमें कपड़ों की खरीद बिक्री करने वालों की भीड़ लगी रहती थी। उसके आगे प्रधान मार्ग था जिसके दोनों ओर दुकानें सजी थी। सूरत का एक बड़ा बाजार नगर के बाहर भी था जहां पशुओं और घोड़ों का मेला लगता था या बाजार लगता था। शहर के अधिकतर बाजार न केवल शहर को की थोक और खुदरा आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे, बल्कि वे भंडारण केंद्र भी थे जहां से अन्य शहरों के व्यापारी अपना माल खरीदते थे। आप वर्तमान में भी देख सकते हैं। जैसे आप एग्जांपल में ले लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई विदेश से सामान आता है तो कहाँ रखा था सबसे पहले, हमारे बड़े बड़े बंदरगाह में। बड़े बड़े बंदर कहाँ कहाँ है, जैसे ले लेते हैं कोलकाता ले लेते हैं, मुंबई ले लेते हैं, कोची ले लेते हैं।
कि यहाँ पे क्या है, सबसे पहले बाहर से सामान आता है तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, एक जगह रखा था, उसके बाद हमारे पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, चाहे वो असम तक ले लीजिए या इधर बिहार तक ले लीजिए या उधर हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर, मतलब एब्जॉर्ब होता है समुद्र के किनारे, लेकिन वहां से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो उस समय भी यही था कि गांव से आकर के एक मेन मार्केट में रखा जाता था, वहां से सभी जगह डिस्ट्रीब्यूशन होता था। ठीक है, तो स्पष्ट है कि विभिन्न शहरों के मध्य तथा छोटे शहरों और कस्बों को व्यापार के स्रोत के रूप में बाजारों का एक जाल सा फैला हुआ था। उस काल में दिल्ली, आगरा, मुल्तान, लाहौर आदि नगरों में बड़े बड़े बाजार थे। इन अति विशिष्ट व्यापारिक नगरों में सभी स्थानों की सामग्रियों की बिक्री होती थी। ये नगर इस प्रकार उल्लेखनीय वाणिज्यिक केंद्र का रूप धारण कर चुके थे। किसी निकट के नगर के वार्षिक या सामयिक मेलों में आसपास के स्थानों से खुदरा व्यापारी और छोटे दुकानदार सामानों के नए स्टॉक खरीदने और पुराने स्टॉक की कमी की पूर्ति के लिए जाते थे। विशेष स्थानों में पशु बाजार या मेले का भी आयोजन होता था, जहां घोड़ों, सांडों, गायों, भैंसों आदि की बिक्री होती थी। इस दृष्टि से बिहार के सोनपुर के पशु मेले की परंपरा भी बहुत पुरानी है, जो कि वर्तमान में भी देखा जा रहा है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहा जाता है। आगे देखते हैं मौद्रिक प्रणाली को। मुगल काल में आर्थिक क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन मुद्रा अर्थव्यवस्था का उत्तरोत्तर विकास था। मौद्रिक अर्थव्यवस्था के विकास के निम्नलिखित प्रधान कारण थे, देखते हैं एक एक करके। नगरों का विकास। मुगल काल में वाणिज्य व्यवस्था की इस दृष्टि से अनेक नगरों का जन्म हुआ और पुराने नगरों का जीर्णोद्धार हुआ। ऐसे महत्वपूर्ण नगरों में दिल्ली, आगरा, लाहौर, पटना, ढाका, सूरत, वाराणसी आदि प्रमुख थे। चूंकि ये सभी नगर प्रधानतः वाणिज्य व्यापार के केंद्र में थे, अतः वहां मुद्रा का प्रचलन द्रुत गति से हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ग्रामीणों का नगरों की ओर पलायन। इस काल में रोजी रोटी की तलाश में ग्रामीणों का पलायन शहरों की ओर हुआ। ऐसा नहीं होता है कि जो आप समझते हैं कि वर्तमान में ही बिहार, यूपी के लोग दूसरे शहरों में जाके कमाते हैं, ये हमेशा से चलता रहता है। ठीक है, कि ये कोई नई बात नहीं है। ठीक है, तो सरकार इस पे कभी ज़्यादा ध्यान देती है, कभी कम ध्यान देती है, तो कभी ये चुनाव का मुद्दा खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ये होता रहता है कि ग्रामीणों से नगर की ओर पलायन होता रहता है। आगे देखते हैं, गांवों से किसान अपना अनाज बेचने के लिए भी शहर की मंडियों में आने लगे। गांव में लोग वस्तु विनिमय के माध्यम से अपनी आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करते थे, किंतु शहर में आवश्यक वस्तुओं की खरीद के लिए मुद्रा की आवश्यकता थी। किसान भी अपनी अनाज की कीमत मुद्रा में ही चाहता था, अतः इन नगरों में मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये आप देख रहे होंगे हम छोटे छोटे पॉइंट में लिख रहे हैं। देखिए, ये तो आपको लग रहा है कि छोटा पॉइंट है, लेकिन जब आप एग्जाम में लिखने जाइएगा तो आपको लगेगा बहुत बड़ा, हमने आंसर बहुत बड़ा और हमारे पास टाइम नहीं। इसलिए पॉइंट छोटा हो लेकिन सटीक बात होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने पॉइंट छोटा रखा है लेकिन बात सटीक की है। आगे देखते हैं क्या, शासक वर्ग तथा अभिजात वर्ग की व्यापार में अभिरुचि। मुगल काल में शासक वर्ग, शाही परिवार के सदस्य एवं उमरा वर्ग द्वारा व्यापार में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेना मुगल काल की एक महत्वपूर्ण घटना थी। अभी तक कोई भी शाही परिवार का आदमी व्यापार में नहीं रुचि रखता था, लेकिन मुगल काल में ऐसी घटना हो गई कि मतलब कि शाही परिवार भी व्यापार में रुचि लेने लगे थे। इस कोटि में मुगलों के अतिरिक्त प्रशासक, सैनिक अधिकारी और अमीर लोग थे। इनमें से कई लोगों के पास अपने जहाज थे। कुछ लोग बड़े बड़े व्यापारियों के साथ साझे में व्यापार करते थे। इस व्यापार में मुद्रा का प्रयोग व्यापक रूप से होता था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अचल संपत्ति के क्रय विक्रय में मुद्रा का प्रयोग। शहरों में अचल संपत्ति के क्रय विक्रय में मुद्रा का प्रयोग होता था, अतः इससे भी मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, लगान भुगतान में मुद्रा का प्रयोग। मुगल राजस्व पदाधिकारी किसानों को अनाज की अपेक्षा नगद रूप में भुगतान के लिए प्रोत्साहित करते थे,
किसान भी लगन का भुगतान नगद रूप में करना सुविधाजनक समझते थे, अतः इससे भी मुद्रा के प्रचलन का को बढ़ावा मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सैनिकों का भुगतान नगद में। मुगल काल में सैनिकों का वेतन भुगतान नगद रूप में होने लगा, जिसके कारण मुद्रा का प्रचलन बढ़ा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का योगदान। 17वीं शताब्दी में मुगलों के शासन काल में पुर्तगाली, डच, अंग्रेज एवं फ्रांसीसी कंपनियों का भारत आगमन हुआ। ये कंपनियां अपने व्यापार में मुद्रा के प्रयोग को प्रमुखता देती थी। इनकी व्यापारिक गतिविधियों के कारण मुद्रा के प्रयोग में अत्यधिक वृद्धि हुई। अब देखते हैं मुगल की मुद्रा व्यवस्था क्या थी। वाणिज्य व्यवसाय की वृद्धि के लिए मुगल शासकों ने मुद्रा व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। राज्य की ओर से सिक्के ढाले जाते थे और प्रमुख नगरों में टकसाल स्थापित किए गए, जहां निश्चित मूल्य के सोने एवं चांदी तथा तांबे के सिक्के ढाले जाते थे। भारत में मुसलमानों के आगमन के समय सोने और चांदी के सिक्के प्रचलित थे। जीतल एक महत्वपूर्ण सिक्का था जो सल्तनत काल में प्रचलित था। एक टंका में 64 जीतल था। हस्तकरनी एक छोटा सिक्का था। बहलोल लोदी ने बहलोली सिक्का का प्रचलन किया, जो टंका का 1/20 भाग होता था। शेर शाह ने तांबे का दाम जो 333 होना चाहिए, सॉरी गलत हो गया, ठीक है, 330 ग्रेन वजन का था, का प्रचलन किया। उसने चांदी के रुपए का भी प्रचलन किया, जो 40 दाम के बराबर था। आगे देखते हैं, मुगल काल में अकबर ने मुद्रा पद्धति को एक ठोस रूप प्रदान किया। 1577 ईस्वी में उसने अब्दुल सिराजी को टकसाल का दरोगा बनाया। वह दिल्ली के टकसाल का अधिकारी नियुक्त किया गया। लाहौर, जौनपुर, अहमदाबाद, पटना आदि में भी टकसाल के दरोगा नियुक्त थे। विभिन्न टकसालों में विभिन्न प्रकार के सिक्के डाले जाते थे, जिनके आकार, तौल एवं शुद्धता एक समान होते थे। अकबर द्वारा प्रचलित सिक्कों में रुपया और दाम प्रमुख था। रुपया चांदी का होता था, जिसका वजन 175 ग्रेन होता था या 11 मौसा के बराबर था। 1 रुपये में 40 दाम या पैसे होते थे। दाम या पैसे का वजन 323 ग्रेन था। दाम या पैसे तांबे के थे। दाम पैसे की छोटी इकाई थी। एक दाम 25 जीतल के बराबर होता था। अकबर ने चांदी का एक दूसरा सिक्का जारी किया था, जिसे जलाली कहते थे। प्रायः सिक्कों का मूल्य बाजार में चांदी अथवा तांबे के मूल्य पर निर्भर करता था। विदेशी यात्रियों के विवरण से ज्ञात होता है कि भारतीय रुपया विशुद्ध चांदी का था। आगे देखते हैं, इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें मोहर कहा जाता था। ये मोहर 2 आकार, गोल एवं चौकोर होते थे। गोल मोहर ईसाई, चौकोर मोहर लाल जलाली कहलाता था। अकबर ने शहंशाही नामक 100 तोले का एक सिक्का जारी किया था, जिसका मूल्य लगभग 100 मोहरों के बराबर होता था। अकबर द्वारा स्थापित मुद्रा पद्धति संपूर्ण मुगल साम्राज्य एवं मुगल शासन काल में जारी रहा। अब आगे देखते हैं पॉइंट, बैंकिंग व्यवस्था। देश के व्यापार एवं वाणिज्य के विकास के लिए उच्च कोटि की बैंकिंग व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। मध्यकाल में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था तो नहीं थी, फिर भी उस काल में बैंकिंग व्यवस्था संबंधी सभी महत्वपूर्ण कार्य संपादित होते थे। लगन का भुगतान नगद मुद्रा में प्रचलन के कारण गांव भी मुद्रा व्यवस्था में सम्मिलित हो गए थे। मुद्रा का व्यापक प्रभाव एवं लगन प्रशासन एवं व्यापार में मुद्रा के व्यापक प्रयोग के कारण मुगल काल में बैंकिंग व्यवस्था का विकास हुआ। अब देखते हैं उस टाइम का बैंकिंग जो था। आप देख सकते हैं कि वर्तमान में भी ये सब है। साहूकार, हुंडी। पहला देखते हैं साहूकार देखते हैं। इस काल में बैंकिंग का कार्य गांव तथा नगर के सेठ साहूकार करते थे। इन्हें सर्राफ भी कहा जाता था। इसको अभी हम गैर बैंकिंग में रखा जाता है, ठीक है, क्योंकि अभी सरकारी में तो सरकार वाला SBI जैसे बैंक आते हैं, लेकिन इसको हम PT के हिसाब से देखते हैं तो गैर बैंकिंग में आते हैं। तो इन्हें सर्राफ भी कहा जाता था। इनका मुख्य कार्य सिक्कों की परख करना तथा
उनको भुनाना या विनिमय करना था। बड़े बड़े सर्राफों की कोठियां होती थी और इन कोठियों की शाखाएं भारत के सभी प्रमुख नगरों तथा व्यापारिक केंद्रों में स्थापित थी। नेक्स्ट देखते हैं हुंडी। इन कोठियों से हुंडी देश विदेशों के विभिन्न नगरों में भेजी जाती थी। हुंडी या विनिमय पत्र का व्यापार में काफी प्रचलन था। यह एक प्रकार से आधुनिक बैंक ड्राफ्ट का ही रूप था। हुंडी के द्वारा धनराशि बिना किसी जोखिम के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती थी, जहां जमाकर्ता उसे भुना सकता था। इसके लिए उसे कुछ कमीशन देना पड़ता था। हीराचंद एवं उसके पुत्र मणिक चंद, कल्याण शाह आदि 17वीं सदी के प्रसिद्ध सर्राफ थे। इनके द्वारा जारी हुंडियां देश के विभिन्न नगरों एवं व्यापारिक केंद्रों में धड़ल्ले से चलती थी। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। इसमें आपने नोट किया होगा कि मैंने निष्कर्ष नहीं दिया, इसलिए कि इस पे सिर्फ टिप्पणी मांग रहा था, आपको सिर्फ कमेंट करना था। तो मैंने पूरा कमेंट तो पहले ही कर दिया, तो अब तो कमेंट करने की या निष्कर्ष देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, तो मुगल काल में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है अभी वर्तमान के दौर में, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत सवाल उठ रहे हैं लॉकडाउन के बाद से। तो इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। वैसे आपका आइडिया अलग हो सकता है, मेरा आइडिया अलग हो सकता है, जैसा आपको लगता है आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, अगर और कोई क्वेश्चन का आंसर चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।